खेती, किसान और आंदोलन पार्ट 4 में आपका स्वागत है। पार्ट 3 में हम ये बात कर रहे थे कि जो ये एक्ट्स आए हैं, फार्म एक्ट्स, इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। हमने स्टडी की दुनिया में कितना अनाज होता है, कितना ख़र्चा होता है, और फिर हमने बात की यानी कि वीट के प्रोडक्शन की, और फिर हिंदुस्तान के वीट के प्रोडक्शन की। अब हम बात करेंगे राइस की, यानी कि चावल की। दुनिया में जो है 400 यानी 495 मिलियन टन चावल पैदा होता है, और चावल को जो है वो करीब 10 से 15 सेंटीमीटर वाटर की ज़रूरत होती है, और उसकी वजह से जहाँ भी ये पैदा होता है तो वहाँ पर वाटर टेबल जो है वो नीचे चली जाती है। तो इसलिए आगे प्रॉब्लम होगी आने वाली जनरेशन्स को। स्वीट वाटर, बल्कि ये कहा जाता है कि पानी बहुत कीमती है, एक एक बूंद बचाइए। कुछ लोग ये कहते हैं कि आगे जंग पानी के ऊपर हुआ करेगी, भगवान जाने कहाँ तक सही है। और ये कि अच्छी बात यह है कि हम इसके अंदर एक्सपोर्ट करते हैं चावल। इजाफा मतलब एक्स्ट्रा हम प्रोड्यूस करते हैं अपनी ज़रूरत से, और फिर एक्सपोर्ट करते हैं चावल। चाइना इसमें लीडर है, नंबर 1 पोजीशन पर है। नंबर 2 हमारी आती है। हम 116 मिलियन टन जो है वो हमने प्रोड्यूस किया 2018-19 में। ये स्टैटिस्टा की यानी कि का डेटा है। हमने 2020 में अभी जो है वो 4 बिलियन US डॉलर बासमती एक्सपोर्ट की दूसरे मुल्क को, और 2 बिलियन डॉलर नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट किया। तो यानी कि तकरीबन 6 बिलियन US डॉलर वर्थ का हमने चावल एक्सपोर्ट किया। हमारे यहाँ जो यील्ड है वो अच्छी खासी होती है, तकरीबन 26 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है चावल। और जो मैंने वहाँ आपको बताया था पहले सेकंड पार्ट में, वो MSP के लिए मैंने ये बताया था कि कितना यील्ड होता है, तो ये इसके उसके बराबर ही है, बल्कि उसका यील्ड एवरेज से ज़्यादा है। तो ये नहीं कि वो किसान को पैसे इसलिए कम मिले कि उसके खेत में पैदावार कम हुई। इस एवरेज से मतलब मैंने उसको कंपेयर किया था। हमारा जो यानी कि एक्सपोर्ट है, यानी हमने पहले बताया कि जो हमारा प्रोडक्शन था 18 में वो 116 था। हमने ख़ुद का कंजम्पशन जो है वो 100 मिलियन था, 100 मिलियन, तो करीब 16 मिलियन टन हमारे पास राइस ज़्यादा था। तो उसमें से हमने 16 में से 9.7 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर दिया। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी मिलती है। हमें पेट्रोल ख़रीदना होता है और बहुत सारी चीज़ें हम आयात करते हैं, पेट्रोल, डीजल यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो फॉरेन करेंसी बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए जो बाहर से भेजते हैं पैसे तो उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी कमाकर अपने मुल्क में भेज रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते भी हैं कि बी वोकल फॉर लोकल है, नारा भी है हमारा कि बाहर से इंपोर्ट कम कीजिए, बाहरी चीज़ें कम ख़रीदिए, अपने यहाँ की मुल्क की चीज़ें ख़रीदिए, उनको मतलब मदद कीजिए, अपने जो लोकल वो हैं प्रोड्यूसर्स। 10% ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो एक तरीक़े से 10% जो एग्रीकल्चर इनकम है उसमें ये राइस का बहुत बड़ा रोल है। अब आ जाती है बात पल्सेस पर। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप की बात हो रही है।
है ना। तो अब पल्स की क्या स्टोरी है हमारे यहाँ, मध्य प्रदेश लीड करता है। पल्स को ज़रा कम जो है उसकी ज़रूरत होती है दालों को, बहुत ज़्यादा पानी वानी नहीं चाहिए, बल्कि बारिश हो जाती है तो दालें ख़राब हो जाती हैं। तो ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए, इसलिए ऐसे एरिया में होती है जहाँ पानी की कम मतलब पानी कम होता है या कम बारिश होती है। 2020 और 21 में हमने इंपोर्ट की दालें, क्योंकि हम दालें खूब खाते हैं, और 3 मिलियन टन हमने इंपोर्ट किया 2020 और 21 में। बाहर से आई, पैसा दिया गया। हमारा जो मतलब प्रोडक्शन था वो 26 मिलियन था, हमने 3 मिलियन वो किया, तो ये 29 हो गया। अब हमारा जो प्रोडक्शन टारगेट है वो यानी टारगेट था वो 1920 का, वो 36 था, है ना। हमने जो है वो कभी कभी ये होता है कि इंपोर्ट कर लिया और फिर जो लोकल प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट नीचे चली जाती है अगर ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया। जैसे 6.6 मिलियन टन जो है वो हमने 16 में इंपोर्ट किया था, 16-17 में, तो उससे प्राइस क्रैश हो गया। जब देखिए कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी और एक बार नुकसान हो गया उसको मतलब किसान को, तो फिर वो दोबारा वो चीज़ उगाने से डरेगा, है ना। यही कोई चीज़ जो है, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि एडिबल ऑयल की बात करेंगे। यानी कि हम लोग खूब समोसे और तली तली चीज़ें, जलेबी और पकौड़ी खाने वाले लोग हैं, लेकिन हो सकता है कि आप जिस तेल में पकौड़ी खा रहे हैं वो बाहर से इंपोर्ट किया गया हो, यानी 50% से ज़्यादा हम खाने का ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। अगेन फॉरेन करेंसी जा रही है, हम खुद भी पैदा कर सकते हैं। एक ज़माने में हमारे पास, हम सेल्फ रिलायंट थे। अब देखिए ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस के डेटा है, इसमें 23 नवंबर 2020 का ये आर्टिकल था। उसका डेटा है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो 13% डिक्लाइन किया है। यानी कि पहले हम 70% करते थे इंपोर्ट एडिबल ऑयल का, यानी कि जो खाने वाला तेल है। अब जो है हम 13% कम करेंगे। तो कम करने के बावजूद भी 13 मिलियन टन 13 मिलियन टन हम ऑयल का इंपोर्ट यानी कि हमने किया 1920 में। अब जो है हमारा टोटल कंजम्पशन जो है वो 23 मिलियन टन है ऑयल का, एक साल का, है ना। और ये ऐसा नहीं कि हम हमेशा से इंपोर्ट करते आए थे। 1990 और 91 में, यानी 1990-91 में हम सेल्फ रिलायंट थे, यानी कि ऑयल के मामले में। ऑयल का जो था वो 98% जो था वो हम खुद प्रोड्यूस करते थे। आपको याद होगा 95 में फिल्म आई थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो शाहरुख खान होता है और काजोल होती है, तो सरसों के खेत में एक सीन है, पीली पीली सरसों लगी है। तो उस ज़माने में सेल्फ रिलायंट हुआ करते थे हम, तो सरसों का खेत था, अभी भी सरसों होती है। लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली हुई कब कि 1998 में आपने सबने सुना कि ड्रॉपसी के केसेस बहुत बड़े और उसके अंदर 60 लोगों की मौत हो गई। ड्रॉपसी जो केसेस थे उसके अंदर एक होता है आर्जेमॉन, वो भी उसकी तरह फूल लगता है सरसों की तरह, वो हमेशा से उसके साथ पिट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1% तक होना चाहिए। ये जो ड्रॉपसी हुई थी इसके अंदर 30% एडल्ट्रेशन पाया गया तेल में, 30%। आर्जिमॉन था और डीजल भी था उसमें,
और डिफरेंट ऑयल भी थे। तो उससे ये मौतें हुई और बहुत हंगामा हुआ। और उस ज़माने में मतलब ये कहना पड़ा कि साहब धारा का मत ख़रीदिए, ओपन मत ख़रीदिए, कोई भी लूज़ ऑयल नहीं ख़रीदिए। लोग डर गए सरसों का तेल ख़रीदने के लिए और बड़ी प्रॉब्लम हुई। और चूँकि लोग मर रहे थे, जो उनकी जान जा रही थी। बल्कि उस ज़माने में दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब हुआ करते थे, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो आजकल हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। तो उनका एक इंडिया टुडे में 7 अक्टूबर में 1998 में एक छपा था। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि दिस कुड बी पार्ट ऑफ अ बिग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द दिल्ली गवर्नमेंट। चूँकि 30% उसके अंदर अचानक नहीं मिल जाएगा। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि जो तेल इंपोर्ट करते थे और जो तेल वाले लोग थे उनका कुछ हो सकता है। बहरहाल वो केसेस हैं, आप कभी चाहें तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं डिटेल में। अब तेल तो चाहिए, खाना बनना है और समोसा बनना है जैसे कि बात हुई थी, और पकौड़े भी बनना है। तो इंपोर्ट किया गया यूएस से, इंपोर्ट किया गया सोयाबीन का सीड्स, सोयाबीन के सीड्स किए गए, पाम ऑयल भी इंपोर्ट किया गया। तो फिर वो इंपोर्ट इस तरीके से शुरू हो गया। जबकि सोयाबीन वो जो है, पाम ऑयल तो बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही अनहेल्थी है। हमारा जो सरसों था या अभी भी जो ग्रो होता है वो बड़ा हेल्थी और हमेशा से हम खा रहे हैं। हमारे जो मतलब एक तरीके से जो हमारी बॉडी आदत है वो सरसों के तेल खाने की है हमेशा से। हमारी पुश्त दर पुश्त ने वो खाया है। पाम ऑयल तो बाहर की चीज़ है एक तरीके से। और बहरहाल तो यानी कि इंपोर्ट उसका जो है, जो कॉस्ट है इंपोर्ट की, जो वो 10 बिलियन डॉलर्स। कितना? 10 बिलियन डॉलर्स। चूँकि इंपोर्ट कितना कर रहे थे 1920 में हमने 13 मिलियन टन एडिबल ऑयल। अच्छा, ये सारी चीज़ें छपती हैं और किसानों को मालूम तो रहता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जिससे जो रिलेटेड होती है चीज़ उसको मालूम होता है, है ना। अमेरिकन कंपनी है विल्मर, आपने नाम कहीं सुना होगा, ज़रूर सुना होगा, अडानी विल्मर। अडानी विल्मर का कोलैबोरेशन है और ये 1/3 ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। जितना इंपोर्ट होता है 1/3 ये करते हैं। और बहरहाल हमें जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा मस्टर्ड, सोया, ग्राउंड नट है ना, सोयाबीन, ग्राउंड नट, मूंगफली का तेल है ना, हम तो कोकोनट ऑयल साउथ में खाया जाता है, उसको और भी बढ़ावा दें। जो कॉरपोरेटिव ऑयल मिल्स हैं उसको खोलें और ये लगाएं खूब धूम धड़ाके से, और अपना जो है इसमें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का जो हमारा टारगेट है 2020 का, वो 60 बिलियन डॉलर का है। हमने जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो 2019 में किया है वो 36 बिलियन यूएस डॉलर का किया है, जिसके अंदर मैरीन यानी कि फ़िश और फिशरी से रिलेटेड, बासमती चावल जिसकी हम बात कर चुके हैं, और बफलो मीट। तो ये 36 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है। अभी जो है वो एक ट्रस्ट है, मतलब IBEF, इंडियन ब्रांड, मतलब ये जो ट्रस्ट है इंडियन ब्रांड एक्विटी, तो ये यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
ने इस्टेब्लिश किया है, इनके हिसाब से एथनॉल जो है वो जो है हमने 85 करोड़ जो कि तकरीबन 1.1 बिलियन यूएस डॉलर का हम इस तरफ जो है वो एथनॉल बनाएंगे। ये एथनॉल जो है ये स्पार्क इंजन जो है इसके लिए अच्छा होता है। 10% तक आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और एथनॉल जो है वो शुगर केन से भी बन सकता है और व्हीट से भी बन सकता है और बार्ले और शुगर केन। तो यानी कि हम उधर जाएंगे, मतलब इसका जो व्हीट एडिशनल की बात हुई थी तो उससे एथनॉल बना लें तो इंपोर्ट कम करना पड़ेगा हमें पेट्रोलियम, है ना, चूँकि इंजन में 10% ही मिला सकते हैं। तो इसके लिए 1.1 बिलियन डॉलर्स का हमने जो है इन्वेस्टमेंट इसमें करने का अनाउंस किया है। डेयरी प्रोडक्ट्स में जो है हम बहुत आगे हैं, दुनिया में लीडर हैं हम। बहुत शुरू में बात हुई थी फर्स्ट पार्ट में कि हम एरिया वाइज 1/3 हैं, यानी कि अमेरिका से और चाइना से थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन हम 50% अमेरिका से ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन करते हैं और 3 गुना ज़्यादा चाइना से दूध का प्रोडक्शन करते हैं। हम 143 मिलियन टन मिल्क पैदा करते हैं और हम एक्सपोर्ट करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। हमने जो है वो 1920 में 182 मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया डेयरी प्रोडक्ट्स का। अब जब डेयरी प्रोडक्ट्स की बात होगी तो एनिमल हस्बेंड्री की बात होगी। हस्बेंड्री में जो है लाइव स्टॉक आते हैं और जिनको डेयरी के लिए पाला जाता है, मीट के लिए पाला जाता है, मिल्क के लिए, पोल्ट्री मतलब पोल्ट्री फार्म भी आते हैं, अंडे और फर, लेदर, वूल, है ना, ये सारी चीज़ें एनिमल हस्बेंड्री में आती हैं। दुनिया में जो है 1 बिलियन 7.8 बिलियन लोग हैं और 1 बिलियन जो है वो एनिमल हैं। कैटल पॉपुलेशन जो है वो 1 बिलियन है। अभी 2018 में थोड़ी कम हुई है, वो 989 हो गई है, 989 मिलियन। 125 मतलब मैट्रिक टन जो है वो पोल्ट्री दुनिया भर में प्रोड्यूस होता है और 70 मिलियन टन जो है वो मीट प्रोड्यूस होता है दुनिया भर में। एवरेज अमेरिकन जो है वो 26 किलोग्राम साल भर में मीट खाता है। एक्चुअली वहाँ जो प्राइस है मीट का वो हमारे यहाँ से डबल है, $4 पर केजी। तो यहाँ से एक्सपोर्ट करने में फ़ायदा होता है। ये डेटा जो है ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इससे लिया है। इसके अनुसार इंडिया से जो बफलो मीट होता है वो 1 मिलियन टन या मैट्रिक टन कह लें, थोड़ा फ़र्क होता है, 1 मिलियन टन 1.1 मिलियन टन हमने एक्सपोर्ट किया 1920 में। कितने का एक्सपोर्ट किया? 3.1 बिलियन डॉलर्स का। हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता है ये फिगर मैंने ली है इंडियन मीट इंडस्ट्री रेड मीट मैनुअल चैप्टर 2 में लिखा है। ये भी यानी कि इसी का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वेबसाइट से 6.3 मिलियन टन हमारे यहाँ जो है वो मीट का प्रोडक्शन हुआ
और इसमें से 3.6 मिलियन में से हमने 1.1 मिलियन एक्सपोर्ट कर दिया, जिससे कि $3 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज हमें मिला। हम जो है 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं मीट के। अभी जो है वो जून में, अभी 24 जून 2020 में इकोनॉमिक टाइम्स में ख़बर थी कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेगी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। कितने का? 15,000 करोड़ का, यानी कि $2 बिलियन। ये जो है, ये जो कि अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ का पैकेज, उसका पार्ट है कोविड-19 के दौरान। इसमें क्या होगा? ये स्टिमुलस प्लान है। इसके अंदर नई डेयरी खोली जाएंगी और मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स खोले जाएंगे। एनिमल फीड उसके अंदर बनाया जाएगा, उसके प्लांट्स खोले जाएंगे। और इससे जो है वो बताया गया रिपोर्ट में कि 35 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। इससे पहले भी जो है डेयरी डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ पैसे यानी कि दिए जा चुके हैं। ये ये एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर ने बताया। तो एक चीज़ ये है, और जो आखिरी बात की जाएगी वो ये कि हॉर्टिकल्चर को भी आप जो है देखिए थोड़ा सा। हॉर्टिकल्चर में फ्रूट वेजिटेबल्स आते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स आते हैं और फ्लावर्स, फ्लोरिकल्चर। इसकी जो हमने जो है 2020 में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो $734 मिलियन का है। हमने क्या भेजा बाहर? एक्सपोर्ट क्या किया? फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फ्रूट जूस, प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स, यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल्स के सीड्स प्लस फ्लावर्स। तो यानी कि इसमें बढ़ावा ये लगाई जाए, डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। अब फ्रेश फ्रूट और अगर आप सब्ज़ियां उगाएंगे तो किसान तो नहीं रख सकता उसको। उसके लिए तो आपको जो है अच्छा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फ्रीज़र्स चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए। उसके अलावा बड़े बड़े जो हैं मतलब एक्सपोर्टर्स चाहिए जो कि बाहर भेज सकें। फिर ख़रीदारी करने के लिए और बहुत ही क्विक हो, है ना, या तो उसको वो फ्रीज़ कर लें, है ना, काट कर सब्ज़ी उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। वो प्लांट्स होना चाहिए। उस प्लांट्स तक पहुंचने के लिए जो है वो रोड कनेक्टिविटी होना चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। और फिर जब कोई अगर फ्रूट यानी कि पल्प होता है वो भी फ्रीज़ करके बाहर भेजा जाता है। अगर वेजिटेबल का है तो वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि भाई तुम इतने उसके अंदर उगाओ, हम ख़रीदेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई भी किसान से कहो कि तुम जो है वो पूरे ग्रुप में ख़रीदो और फिर जाकर लोकल मंडी में अगर बेचेंगे तो वही 200 रुपये क्विंटल की गोभी की जो मैंने बात कही थी वो होगा। ऐसा होता है, हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है। तो पहले से मालूम होगा कि जब हो जाएगी ये फ्रूट तो वो कटेगा, वहाँ प्रोसेसिंग में जाएगा, फिर फ्रीज़ हो जाएगा, फिर बाहर चला जाएगा, या वो कोल्ड स्टोरेज में रखा रहेगा। 2-3 महीने तक की डेट होती है। तो डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। मॉडर्नाइजेशन, जब यानी एक एस्पेक्ट ये भी है कि जब यानी कि कोई भी कंपनी आकर अगर बात करती है मतलब उससे यानी कि कॉरपोरेट से, जो कि या एग्रीगेटर, जो एक्ट में भी लिखा है कि वो एक जैसे कि दूध होता है वो भी फैक्ट्री लेती है ना,
उसकी समिति बनी होती है, सहकारी समिति, कॉरपोरेशन, वो यानी कि सोसाइटीज़ जो हैं वो कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़, तो वो उससे बात करेगा और कहेगा कि भाई मुझे इतनी सब्ज़ी चाहिए, आप सब्ज़ी उगाइए। तो फिर वो क्वालिटी भी देखेगा, चूँकि मतलब अब जो गवर्नमेंट कह रही है कि पहले नहीं था इसमें ये ऑप्शन, के पहले ये था कि एसडीएम और डीएम तक जा सकते हैं, लेकिन अब ये है कि आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो जिसको बिज़नेस करना है वो कोर्ट के लफड़े में क्यों पड़ना चाहेगा। तो वो ये है कि वो देखेगा भी कि सब्ज़ी उस हिसाब से हो रही है, पेस्ट की ज़रूरत है, साइंटिस्ट भी भेज सकेगा, उसका इवैल्यूएशन भी करेगा टाइम पर आकर, क्योंकि उसका प्लांट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर इसकी सब्ज़ी ख़राब हो गई तो उसका भी नुकसान होगा, बाद में तो कहीं से मिलेगी नहीं, कोई दूसरा तो देगा नहीं, छोटी मार्केट में तो जाके ख़रीदा नहीं, फिर वहाँ से उसको ग्रेडिंग करे, इसको तो ग्रेडेड और वो पूरा सब कुछ सिस्टम से चाहिए, छोटा अलग, बड़ा अलग, कलरफुल अलग, हल्के कलर का अलग, पूरा ग्रेडिंग करके भेजा जाता है बाहर। तो स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, ये सारी चीज़ें ज़रूरत है, क्योंकि कारपोरेट जो भी हैं कंपनी वाले वो मतलब पैसा लगाते हैं। जैसे कि पहले उसमें जो सवाल था फर्स्ट पार्ट में कि कारपोरेट का मकसद क्या है, कारपोरेट का मकसद पैसा कमाना है, लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है कि मतलब आमदनी जो है फार्मर की भी बढ़ जाए। अब ये स्टॉलमेट जो है ये देखना है कि कैसे और कैसे ख़त्म होता है। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पार्टीज़ को बैठकर पैनल यानी कि एक बनाएं और उसमें सबको शामिल करें, एक्सपर्ट्स हैं, और फिर उसका उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई रास्ता निकलेगा। होपफुली चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी। बहुत सारा डेटा था, इसके लिए माज़रत कि बहुत ज़्यादा डेटा। और अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक्स।